नमस्कार साथियों, वेलकम टू एल1 क्लासेस। आज की इस क्लास में 2011 से संबंधित जो भी हमारे पास रिपोर्ट है सेंसस 2011 से संबंधित, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कई बार जो है क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और लगभग हर पेपर में देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन जो है इसमें इस रिपोर्ट से भी रहे हैं। ठीक है, आइए बिना हम लोग समय को गंवाए हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 11 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप नंबर, और अब इसके बाद यहाँ पे 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक 11 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे तो आप इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट का जो बैच शुरू हुआ है, यूजीसी नेट जून 2006 के लिए, सॉरी जून 2026 के लिए पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 वैसे इसकी फीस 499 है और अभी एडमिशन लेने पे 399 इसकी फीस रखी गई है। ठीक है, सभी यूनिट्स आपको कंप्लीट कर दी जाएंगी विथ मोर देन जो है लगभग 100 to 200 क्वेश्चंस। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो अलग से सॉल्व कराया जाएगा आपको यूट्यूब पे ही। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री के बाद जो है हम इसका जो अदर रिपोर्ट्स अदर जो इससे डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो डेटा हम लोग देखने वाले हैं। और बेसिक जो भारत में जनगणना की जो शुरुआत होती है वो बहुत पुराना है। और पहले वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो जो रोमन सोसाइटी है, रोमन सोसाइटी में इसकी शुरुआत होती है। और एविडेंस इन रोमन सोसाइटी, एविडेंस ऑफ इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैथेड्रल सर्वे। कैथेड्रल सर्वे के रूप में इसका जो है इतिहास मिलता है रोमन सोसाइटी में। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व मूसा द्वारा इजरायलियों की गणना की गई थी। मतलब इन 1500 बीसी ए सेंसस ऑफ इजराइलिस्ट वाज कंडक्टेड बाय मूसाज। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखेंगे तो 321 से 296 ईसा पूर्व में मतलब आर्थिक गतिविधियों की गणना या जनगणना का काम हुआ है। और इसके रेफरेंस में यहाँ पर देखेंगे तो सेंसस से रिलेटेड डेटा जो है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता था। अकबर के शासनकाल में देखेंगे तो 1955 से 96 के बीच में इनका शासनकाल रहा है अकबर का। और इस समय भी जो है मतलब सेंसस के रेफरेंसेस जो है मिलते हैं, जिसको आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई जो किताब है आईने अकबरी में, उसमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और अब इसके इसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे तो 1749 में पहली बार जो जनगणना है, जो द फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस यूजिंग द मॉडर्न मेथड वाज कंडक्टेड बाय स्वीडन इन 1749। ठीक है, 1749 में पहली बार स्वीडन में जो है जनगणना कराई गई थी। और भारत में 2011 की जो जनगणना है ये भारत की 7वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 15वीं जनगणना थी उस समय की। ठीक है, और फिर इसके बाद 2011 के जो मतलब मुख्य जो मेन इसके जो टाइटल था या इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, एजुकेट इंडिया इज एजुकेटेड इंडिया एंड इट्स ऑफिशियल मोटो वाज। अच्छा हाँ, एक सेकंड 2011 का मुख्य जो प्रतिपाद्य वो जो अ, वाक्य था, एक तरीके से कहा जाए जो मेन जो इसकी थीम थी, वो जो है यहाँ पे था शिक्षित भारत मतलब एजुकेटेड इंडिया। और इसका जो ऑफिशियल आदर्श वाक्य था, आइडियल जो वाक्य था, वो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत है 1872 में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू होती है। फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में 1881 में ये जो है मतलब यहाँ पे मतलब पूरे भारत में इसको जो है संचालित किया गया। मतलब एक तरीके से कहा जाए डिकेडल जो मतलब सेंसस है उसकी शुरुआत हुई यहाँ से। ठीक है, जिसमें डब्ल्यू डब्ल्यू जो फ्लॉनेन ये थे, इनके देखरेख में ये पहली जनगणना जो है संपन्न हुई थी। ठीक है और अब इसके बाद जो स्वतंत्र भारत की जो पहली काउंटिंग हुई थी, सेंसस हुई थी 1951 में हुई थी। और इसमें जो है
जो मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक तरीके से कहा जाए, जो पोस्ट थी उसके तहत कराया गया था ये। और ये आर.एन. गोपाल स्वामी 1949 से 43 इनका कार्यकाल था, ये आयुक्त थे, ठीक है। आर.ए. गोपाल स्वामी जो है ये सेंसस कमिश्नर थे उस समय भारत के, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं स्वीडन पहला देश था जिसने मतलब 1749 में व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत की। अमेरिका में जो जनगणना है वो 1790 में शुरू हुई और 1801 में इंग्लैंड में पहली बार जनगणना हुई, जिसके इवज में, क्योंकि इंग्लैंड का ही शासन भारत में था, तो यहाँ पे जो है 1881 से दशकीय जनगणना, व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई और 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेंसस, यहाँ पे जो 2011 की जो सेंसस है वो दूसरी सेंसस है, मतलब 21st सेंचुरी की, क्यों? क्योंकि पहली सेंसस जो है 2001 में हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो, द नंबर ऑफ गर्ल पर 1000 बॉयज इन एज ग्रुप 0 to 6 ईयर। अच्छा, बाल लिंगानुपात की ये बात कर दिया है। साक्षरता दर, यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस दे दिया गया है। बाल लिंगानुपात का मतलब क्या होगा? चाइल्ड सेक्स रेशियो 1000 जो है लड़कों पर जो है कितनी फीमेल्स हैं 0 से 6 ईयर में, ठीक है। अब साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरता दर, इस पे क्वेश्चन पूछा था आपसे, साक्षरता दर क्या है? लिटरेसी रेट क्या है? कि टोटल पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड एबव, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों की संख्या जो 7 साल से ऊपर हैं और वो किसी एक भाषा की, भारत की किसी भाषा को लिख पढ़ और समझ सकते हैं, उनको साक्षर माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है जनसंख्या जो वृद्धि दर है। इसमें क्या है? इन सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइंस टू 7.7% ड्यूरिंग द डिकेड 2001 to 11, ठीक है। जो डिकेडल ग्रोथ, सॉरी, एक तरीके से मतलब यहाँ पे वृद्धि दर जो घटकर, मतलब एक तरीके से कहा जाए जो सेंसस 2011 है उसमें जो वृद्धि दर आई हुई है वो 17.7% आई हुई है, ठीक है। हाँ, और ये जो जनसंख्या है हमारी, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर देन ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज जो है वैश्विक जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 2.4% है, और मेकिंग इंडिया होम ऑफ होम टू 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब वैश्विक जनसंख्या का भारत में जो जनसंख्या रह रही है वो 17.5% के आसपास है, ठीक है। फिर भारत में जो, सॉरी, 2011 में भारत की जनगणना 121.08 करोड़ थी, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और जापान की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है, ठीक है। सोचिए कि ये दो दो चार दो छह देश ऐसे जो है मतलब इसमें समाहित हैं भारत में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है इंक्रीज्ड बाई 18.18 करोड़ इन द द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो 2001 से 2011 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे जो भारत की जनसंख्या थी वो 18.18 करोड़, 18.18 करोड़ बढ़ी, जो पूरे विश्व में हाईएस्ट है। भारत की कुल जनसंख्या का 19.5% हिस्सा बिहार और हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश दे रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है कि भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 64.90 करोड़ और महिलाएं जो हैं, मतलब फीमेल्स जो हैं, उनकी संख्या जो है 58.64 करोड़ है। मतलब ठीक है, महिलाएं जो है कम है, ठीक है। 1901 में देखेंगे भारत की जनसंख्या जो थी वो लगभग 23.8 करोड़, मतलब 23 करोड़ के आसपास थी। और फिर उसके बाद उससे बढ़कर भारत जब एक तरीके से आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग भारत 35-36 करोड़ के आसपास था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 करोड़ से 36 करोड़, ये जनसंख्या बहुत उस समय बढ़ी थी। लेकिन विश्व युद्ध और वो जो 1419 तक जो पहला वर्ल्ड वार हुआ उसमें भारत के बहुत सारे लोग मारे गए थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत के बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस कारण से जनसंख्या ग्रोथ उतनी नहीं दिखती, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अगर 2021 की जनगणना प्रॉपर तरीके से होती तो उसमें देखते कि गिरावट काफ़ी जो है अधिक एक जो है गिरावट आती पॉपुलेशन में, लेकिन अभी हो नहीं पाई कुछ कारण से। अभी इसको शायद 2026 में कराने का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए, बिटवीन 1951 से
2001 के बीच में पॉपुलेशन इंक्रीज जो है कितना हुआ, 66.7 करोड़। ठीक है, तो मतलब पहली जनगणना और लास्ट जनगणना 2011 के पहले की जनगणना के बीच में 66 करोड़ के आसपास लोग बढ़े हैं। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.87 करोड़ थी, जो 11 में बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। फिर इसके बाद जनसंख्या वृद्धि जो है 17.7% रही, और जो वार्षिक वृद्धि है ये 1.64 है। ये वाला डेटा कई बार पूछा गया है। तो वार्षिक वृद्धि जो है 1.6% रही, 64% रही, और डिकेडल जो वृद्धि रही, मतलब एक तरीके से ओवरऑल जो वृद्धि रही, वो 17.7% रही है। फिर इसके बाद जनसंख्या वृद्धि का ऐतिहासिक जो प्रवृत्तियां हैं, इस पे कथन कारण का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक डाला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2011 से 21 के बीच में 10 की जो जनसंख्या वृद्धि थी उसमें गिरावट आई थी। ठीक है, डिक्रीज हुई थी भारत की जनसंख्या। इसका कारण अकाल महामारी और मृत्यु जैसी अकाल महामारियां उस समय थी, और वर्ल्ड वार भी था उस समय। ठीक है, 1921 को 1921 को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है भारत की गिरी थी। ठीक है, फिर 1961 से 71 का जो दशक था, इसमें भारत की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी। इसीलिए 1971 के बाद जो भारत में वर्ल्ड स्तर पर इंदिरा गांधी जी ने जब उसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन में भाग लिया, तो उस समय जो है मतलब वहाँ पे भारत पे बहुत दबाव डाला गया पूरे वैश्विक स्तर पर, कि जो है आप यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए काम करिए। तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें शुरू हुई। फिर उसके बाद उन चीज़ों की शुरुआत के बाद भारत में बहुत सारे कानून, नसबंदी कानून, इस तरीके के कानून बहुत सारे लाए गए, जिसका परिणाम रहा कि भारत की जनसंख्या जो डिकेडल ग्रोथ रेट 24% थी, वो 2011 में 17% के आसपास आई। ठीक है, नहीं तो अब तक भारत की जनसंख्या जो है 150 करोड़ क्रॉस कर गई होती। ठीक है, चलिए 1971 से 81 में जो है 24.66% और 81 से 91 के बीच में 23.87% रही। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1991 से 2001 के बीच में 21.54% रही, जो 2001 से 11 के बीच में 17.7% के आसपास ये ग्रोथ रेट जो ग्रोथ रेट रही है वो हो गई है। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 80.9% थी, और फीमेल की जो है 64.6% थी। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दादर एवं नगर हवेली में हुई, 55.88%। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में रही, -0.58% रही। ठीक है, सबसे जो है 2001 की जनगणना में नागालैंड में 10 की वृद्धि सर्वाधिक थी। नागालैंड में ध्यान में रखिएगा 2001 में सर्वाधिक 10 की वृद्धि थी, लेकिन जैसे ही जो 10 साल बाद देखेंगे तो 64 से ये निगेटिव में पहुंच गया था। ठीक है, चलिए आगे है इंडियाज पॉपुलेशन ट्रेंड फ्रॉम 1600 एडी। तो 1600 से भारत की जनसंख्या आप देखते हैं कैसा है। तो भारत की जनसंख्या में विभिन्न कारकों जैसे युद्ध, अकाल, महामारियां, औपनिवेशिक शासन और आर्थिक विकास के कारण कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इंडियाज पॉपुलेशन हैज अंडरगॉन significant changes over the centuries due to various factors such as war, famine, epidemic और colonial rule and economic development। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्री कॉलोनियल जो पीरियड था, इसमें देखेंगे तो 1600 से 1800 के बीच में जो भारत की जनसंख्या थी, इसमें क्या हुआ कि तो भारत की जनसंख्या क्या थी इसमें 100 से 125 मिलियन, मतलब एक तरीके से कहा जाए 10 से 12 करोड़ सीधा सीधा। फिर उसके बाद 1700 में देखेंगे तो 14 से 16 करोड़ के आसपास, मतलब 140 से 160 मिलियन। एक जीरो कम कर देंगे तो करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। 1800 में क्या था, 18 से 20 करोड़ के आसपास थी, मतलब 1600 में 10 से 12 करोड़, और 1700 ईस्वी में मतलब 14 से 16 करोड़, और 1800 एडी में जो है यहाँ पे 18 से 20 करोड़। और मुगल एम्पायर जो था 1600 में हैज स्टेबल agrarian economy leading to steady population growth, famine, war and disease like plague occasionally reduced the population। मतलब मुगल साम्राज्य जो था इसमें एक कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था थी, जिससे जनसंख्या में स्थिर और धीमी वृद्धि हुई। अकाल, युद्ध और महामारियों ने समय समय पर जनसंख्या को प्रभावित किया और इसे घटाया। औद्योगिकीकरण न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी थी, लेकिन कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ती रही।
फिर इसके बाद देखेंगे ब्रिटिश काल में देखेंगे तो 1800 से 1900 के बीच में धीमी और अस्थिर वृद्धि थी भारत की जनसंख्या में। और 1801 एडी में मतलब जो भारत की जनसंख्या थी 200 मिलियन, मतलब 20 करोड़ के आसपास। 1901 में देखेंगे तो 23 मिलियन के आसपास। और पॉपुलेशन ग्रोथ है स्लो ड्यू टू फेमाइन, पुअर हेल्थ एंड हाई मोर्टेलिटी रेट्स। ठीक है, इस अवधि में अकाल, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी रही। मेजर फेमाइन में क्या है, बंगाल फेमाइन आता है 1770 में, जिसमें कई करोड़ लोग मारे गए थे, वहां पे कहा जाता है ऐसा। ग्रेट फेमाइन, जो ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 78, काज ऑफ लार्ज स्केल डेथ। ठीक है, तो ये फेमाइन जो है, जो बंगाल मतलब एकदम समृद्ध हुआ करता था, उसको अंग्रेजों ने इस तरीके से बर्बाद किया कि फेमाइन मतलब लोग भूखमरी मतलब के कगार पे पहुंच गए। और वहाँ कहा जाता है ये कि जो बंगाल का फेमाइन था, वो उस समय का मतलब पूरी सदी का सबसे बड़ा जो है फेमाइन था, जिसमें कई करोड़ लोग कहते हैं मारे गए। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वही थी करोड़ों में, बाकी समथिंग कुछ सोर्सेस कहते हैं 11 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोग मारे गए, वो तो एस्टिमेटेड डेटा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मतलब ब्रिटिशों ने भारत की स्थिति ये कर दी थी कि हंसता खेलता जो पूरा बंगाल, जो बांग्लादेश का पूरा एरिया था, तो सबसे मतलब समृद्ध राज्य माना जाता था उस समय का। उसको इस तरीके से लूटा उन लोगों ने कि मतलब ये स्थिति आ गई। लोग केले का पत्ता कहते हैं उबाल उबाल के पीते थे, उससे अपना जीवन बचाते थे। तो ये स्थिति थी, केला नहीं, केले का पत्ता जो उसका पेड़ होता है, उसको उबाल उबाल के लोगों ने खाया है, पिया है। तब उसके बाद जो है वहाँ पे थोड़ी सी मतलब लोगों की जान बची है। तो ये स्थिति थी फिलहाल। स्टेगनेशन, स्टेगनेशन में यहाँ पे देखेंगे तो 1901 से 1921 जनसंख्या अवधि जो है स्थिर जनसंख्या अवधि है। तो यहाँ पर 1901 से 1921 के बीच में इसको जनसंख्या का स्टेगनेशन पॉपुलेशन फेज कहा जाता है ड्यू टू हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। 1901 से 1921 को जनसंख्या स्थिर चरण कहा जाता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों दोनों अधिक थी यहाँ पर। ठीक है, 18 से 19 में देखेंगे, 1918 से 1919 के बीच में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक किल्ड 10 टू 20 मिलियन पीपल्स। ध्यान दीजिएगा, ये 18 से 19 के बीच में यहाँ पे जो पैंडेमिक थी इन्फ्लुएंजा, ये जो है मतलब इसके कारण जो है यहाँ पे 10 से 20 करोड़ के आसपास, सॉरी 10 से 20 मिलियन लोग, मतलब 1 से 2 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। और फिर इसके बाद काजिंग ए डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्पेनिश फ्लू ने जो है मतलब इस यहाँ पे डेथ का कारण जो है बना था। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 1921 में देखेंगे तो पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन वाज 251 मिलियन विथ नेगेटिव ग्रोथ रेट 0.31%, 0.31 पॉइंट, हाँ ठीक है। तो ये जो है मतलब यहाँ पे पहली बार जनसंख्या भारत में ये गिरी थी। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज देखेंगे तो 1921 से 1947 तक, इस समय भारत में आज़ादी के आंदोलन बहुत सारे शुरू हुए गांधी जी के नेतृत्व में, या फिर अलग अलग जो नेता थे, चाहे वो महाराष्ट्र के रहे हों या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के रहे हों, मुल्ला पेरियार और इस तरीके के जो नेता रहे हैं, वो उनके नेतृत्व में धीरे धीरे जब सहयोग असहयोग आंदोलन और इस टाइप से बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए, तब उस केस में यहाँ पे अंग्रेजों ने भारत में सैनिटेशन और अन्य चीज़ों पर काम किया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे पोस्ट 21, तो इसके बाद का जो काल देखेंगे, इसमें क्या है कि मोर्टेलिटी रेट्स डिक्लाइन स्लाइटली ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन एंड सैनिटेशन। ठीक है, कि 1921 के बाद भारत में मृत्यु दर में जो है गिरावट आई, क्योंकि स्वच्छ क्योंकि दवाओं और स्वच्छता में थोड़ा सा सुधार हुआ। 1941 की सेंसस जब हुई थी, तो उसमें क्या हुआ कि पॉपुलेशन रीचेस टू 318, मतलब 31 करोड़ के आसपास। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 1947 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 34 करोड़ थी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग जो है 34 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी भारत की। और आज देखिए हम लोग इसका जो है कम से कम 4 गुना हो गए हैं। चलिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में क्या हुआ, 1947 से 2025 तक का हम यहाँ पे पूरा बता रहे हैं। तो हाई ग्रोथ रेट का जो फेज था 1951 से 81 के बीच में, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। 1951 में जनसंख्या 36 करोड़, मतलब ये अनुमानित है, कहीं 35 करोड़ लिखा है, कहीं 351 लिखा है। तो ये अंदाजा, मोटा मोटा अंदाजा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, यहाँ पर देखिए, तो ये जो है 34 करोड़ था 1947 में।
और जब भारत यहाँ पे 1951 में आया तो ये 51 की सेंसस में यहाँ पे 36 करोड़ के आसपास यहाँ पे लोग थे। 1981 की सेंसस में यहाँ पे 68 करोड़ के आसपास लोग थे। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है या पॉपुलेशन जो है ये 30 साल में लगभग डबल हो गया देखेंगे तो। ठीक है, फिर एडवांसमेंट इन हेल्थ एंड वैक्सीन, इसका कारण जो रहा है ये मतलब स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण में सुधार के कारण। फिर डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट्स व्हाइल बर्थ रेट रिमेन्स हाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कथन कारण में कि जो है भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ी। तो भारत की जनसंख्या इसलिए बढ़ी कि भारत में मृत्यु दर में कमी आई, ना कि बर्थ रेट कम हुआ। ठीक है, तो बर्थ रेट तो लगभग कंटिन्यू बना रहा वही, लेकिन डेथ रेट जो है वो कम हुआ मेडिकल और सैनिटेशन के कारण। तो इसके कारण जो है भारत की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी, मतलब पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुई। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी, हरित क्रांति के कारण खाद्य सुरक्षा भी बढ़ी। तो अब यहाँ पे मॉडर्न जो ग्रोथ फेज है इसमें क्या है, 1991 की जनगणना में देखेंगे तो लगभग 84 करोड़ के आसपास लोग थे। 2001 की जनगणना देखेंगे तो 102 करोड़ के आसपास लोग थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स रिड्यूसेस द बर्थ रेट ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है ये बर्थ रेट भारत में कम हुई है। फिर इसके बाद स्लोइंग ग्रोथ रेट का फेज देखेंगे तो 2021 से 2025 तक का। तो सेंसस 2011 में देखेंगे तो 121 करोड़ के आसपास लोग थे। और फिर भारत में जो 2023 की अगर देखा जाए एस्टिमेटेड तो 143 करोड़ के आसपास लोग हैं। ग्रोथ रेट डिक्लाइन ड्यू टू, मतलब ग्रोथ रेट जो डिक्लाइन हुई किसके कारण से, तो शहरीकरण के कारण, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन स्पेशली एमंग वोमेन, महिलाओं की जो शिक्षा है उसमें सुधार हुआ जिस कारण से यहाँ पे ग्रोथ रेट कम हुई। फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस के कारण भी यहाँ पे जनसंख्या कम हुई। फिर इसके बाद देखेंगे तो जो भारत की जनगणना है, भारत की जो जनगणना कराने का जो दायित्व है गृह मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता है जो एसआरएस रिपोर्ट भी निकालता है, वो यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन की काउंटिंग कराता है, उसी के सिलसिले में यहाँ पे बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेंसस इज प्लान्ड अंडर यूनियन लिस्ट। ठीक है, और ये पूछा गया है 7th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके बाद यूनियन लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंस इट इज द यूनियन सब्जेक्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस लाई विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 246। ये पूछा गया है, ये जितने गोला हुए हैं ये सभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 246 के तहत जो है यहाँ पे जनगणना कराई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि सेंसस एक्ट वाज पास्ड इन 1948। 1948 में सेंसस एक्ट जो है यहाँ पे बनाया गया, विच प्रोवाइड्स द लीगल स्टेटस टू सेंसस प्रोसेस। इन 1961 द सेंसस डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ध्यान में रखिएगा कि ये 1961 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया। At the central level, the head of this department is called Registrar General of Registrar General and Census Commissioner of India. ठीक है, the office direct census operation across the country and publishes census data. ठीक है, state government plays vital role in assessing the census operations. At state level, each of the state and UTs has a permanent directorate of census headed by director of census. The director of census supervises and direct the census process at the level। ठीक है, रीजनल लेवल पर इसके एक डायरेक्टर होते हैं, फिर मतलब एट रीजनल लेवल रीजनल डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं वो इसके डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती हैं उसके चीफ म्युनिसिपल जो ऑफिसर होता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम करता है इसके लिए। और फिर उसके बाद these officers are designated as census officer। ठीक है, एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में क्या होता है कि ऑफिशियल सच एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब इसको एसडीएम तहसीलदार ये सब होते हैं, ये जो है मतलब सेंसस की एक्टिविटी को देखते हैं। फिर उसके नीचे जो टीचर होते हैं, प्राइमरी के टीचर या फिर आंगनवाड़ी एएनएम जो कार्यकर्ता होते हैं, या जो बाहर से भी और प्राइवेट लोग लगाए जाते हैं संविदा पे, वो लोग भी जो है यहाँ पे इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीके से ये मैनेजमेंट का काम करते हैं लोग, बाकी रिमेनिंग काम जो है प्राइमरी के टीचर और इस तरीके के लोग वहाँ पे करते हैं। ठीक है,
चलिए, अगला यहाँ पे है, अच्छा यही सेम चीज़ जो है 2011 की जनगणना के आंकड़े। तो इसमें क्या है कि सेंसस 2011 इनुमरेशन पीरियड वाज फरवरी 9 2011 टू फरवरी 28 2011। ये एक लगभग 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है, उसी बीच में सारी जनगणना का काम किया जाता है। बाकी अन्य ऑपरेशंस जो हैं वो थोड़े से स्लो डाउन कर दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर जो ऑफिसर्स यहाँ पे शामिल होते हैं उनके अन्य कार्यक्रम थोड़ा सा रोक दिए जाते हैं, और उसके बाद उसमें सेंसस पे विशेष फोकस किया जाता है एक लिमिटेड टाइम में। ठीक है, द रेफरेंस डेट ऑफ सेंसस 2011 वाज सेट टू मिडनाइट ऑन मार्च 1। ठीक है, 1 मार्च को मिडनाइट का जो समय होता है, मतलब फरवरी 28 का मतलब हो गया कि 1 मार्च का जो मिडनाइट है वो जो है इसको रेफरेंस डेट के रूप में कंसीडर किया गया। सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड अंडर डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली उस समय जो है भारत के सेंसस कमिश्नर थे, मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड अंडर द टेन्योर ऑफ जयंत कुमार बंठिया। ठीक है, जयंत कुमार बंठिया के नेतृत्व में जो भारत की 2001 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना डॉक्टर सी चंद्र मौली के तहत। ठीक है, फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2011 में कठोर जलवायु के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों की जनगणना जो है अलग समय पर सितंबर से 11 सितंबर से 30 सितंबर में कराई गई, क्योंकि उस समय बर्फबारी ज़्यादा हुई थी फरवरी में। ठीक है, फिर इनकी संदर्भ तिथि थी 1 अक्टूबर 2010 की मिडनाइट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 15वीं जनगणना का संपूर्ण कार्य जो है 30 मार्च 2011 को पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे ऑन मार्च 31 2011 प्रोविजनल डेटा ऑफ सेंसस वाज रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली इन द प्रेजेंस ऑफ होम सेक्रेटरी जी के पिल्लई। ठीक है, 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जो है फाइनल डेटा जो जारी किए गए, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मणिपुर के सेनापति जिले और उत्तराखंड के तीन उत्तरा सॉरी मणिपुर के सेनापति जिले के 3 उपखंडों उत्तराखंड उपखंडों के वास्तविक आंकड़े 7 जनवरी 2014 को संशोधित और प्रकाशित किए गए। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, अगला देखेंगे तो यहाँ पे जनगणना के जो अंतिम आंकड़े हैं ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो 2 जिले थे, कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश में 111.01% यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, और यनम या पुडुचेरी का एक पार्ट है, पुडुचेरी का ही जो है यनम, माहे, कराईकल, इस तरीके से 3-4 जिलों को मिलकर पुडुचेरी बना हुआ है। तो उसमें जो है ये यनम जो एक जिला है, सॉरी यमन, हाँ यमन मतलब यमन देश में समझिएगा, ये एक जिला है पुडुचेरी का। तो इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी 77.15% थी। भारत में 2 सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश जो है, दादर नगर हवेली में सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 55.9% और दमन दीव में 53%। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर वाले जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, नागालैंड 0.6% निगेटिव में रही और 4.9% केरल में रही। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले जो रहे, महाराष्ट्र का ठाणे, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का साउथ परगना, जो दक्षिण परगना एक जिला है वेस्ट बंगाल का, वो जो है यहाँ पे सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट रहे। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में रहा, 7,948 लोग ही वहाँ पे हैं केवल। देश में सबसे अधिक जिले वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश रहा, जिसमें 75 जिले हैं। ठीक है, अभी तो कुंभ मेले को पिछले साल जो है इन्होंने एक अलग जिला बना दिया था, वो अस्थायी तौर पे जिला बना था, वो 76th स्टेट था। तो ये पूछा जा सकता है कभी कि भारत में सॉरी यूपी में जो 76th स्टेट था अस्थायी तौर पे, वो क्या था, तो कुंभ मेला का जो एरिया था गंगा नदी, मतलब जो संगम का टोटल एरिया है, उसको एक अलग जिला के रूप में बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आए थे। ठीक है, तो उनके लिए अलग डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी सब नियुक्त किए गए थे। चलिए 2001 से 2011 के बीच में जो कुल जो जिले थे, मतलब सॉरी 2001 से 2011 के बीच में कुल 47 जिले जो है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से नए जो जिले थे वो बढ़े, 47 जिले थे, और 2001 की जनगणना में 593 जिले थे भारत में, और 2011 में 640 जिले हुए।
अभी लगभग 700 के आसपास है समथिंग। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2001 से 11 के बीच में बनाए गए 8 नए जिले जिनका अस्तित्व नहीं था। तो इसमें जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले थे, ठीक है? और 2011 में नए जो प्रयोग किए गए प्रश्नों की कुल संख्या थी, सॉरी 2011 में प्रयोग किए गए कुल प्रश्नों की संख्या थी ये 29 थी। मतलब सेंसस में जब किसी के घर हम डेटा कलेक्ट करने जाते थे, तो उसमें 29 प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है? अब इस साल देखिए कितने रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो था राजस्थान था, सबसे छोटा राज्य था गोवा, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था अंडमान निकोबार था, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे शीर्ष 5 राज्य, टॉप स्टेट्स, मतलब सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जो स्टेट्स हैं, उसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जिसमें जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ के आसपास, और यहाँ पे 11 करोड़ के आसपास, यहाँ 10 करोड़, मोटा मोटा हिसाब एक याद रखना है, 9 करोड़ और 8 करोड़ के आसपास। सबसे अधिक परसेंटेज 16% इनका है, 9% है, फिर बिहार वालों का है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है? ये वीडियो 1-2 बार देखिएगा तेजी से भगा-भगा के, तो ये चीज़ें जल्दी याद हो जाएँगी, ठीक है? अंतिम 5 राज्य जनसंख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में, मतलब जो जिनकी सबसे कम जनसंख्या थी, तो सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या थी, फिर मिज़ोरम की, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड की, ठीक है? तो यहाँ पे सिक्किम में देखेंगे तो 6,10,577 लोग ही यहाँ पे थे, ठीक है? शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हालाँकि देखिए यहाँ पे एक डेटा ये जो है थोड़ा-सा 2011 में जम्मू कश्मीर सेंसस मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। ये एक चीज़ यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान देने वाली है। अभी के लिए जो है अगर देखा जाए ये वर्तमान डेटा पूछा जाए तो 2011 में ये मतलब ये एक तरीके से इसको यहाँ पे हटाया जा सकता है, ठीक है? तो दिल्ली के बाद पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप था, ठीक है? फिर इसके बाद अंतिम 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें देखेंगे तो अंतिम में यहाँ पे देखिए 64,429 लोग थे यहाँ पे लक्षद्वीप में, फिर दमन दीव है, फिर दादर नगर हवेली है, फिर अंडमान निकोबार है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है अरुणाचल प्रदेश में हुई, सॉरी मेघालय में हुई सबसे पहले स्थान पे, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मिजोरम में, ठीक है? और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य थे, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि नागालैंड में नेगेटिव में रही है, फिर केरल है, फिर गोवा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर सिक्किम है, ठीक है? फिर इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है, बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, केरल का, उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का, ठीक है? चलिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, केवल 17 है यहाँ पे। मिजोरम जनसंख्या घनत्व का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर का एक अगर ब्लॉक बनाया जाए तो उसमें कितने लोग रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं और बिहार में 1106 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड आगे है। फिर इसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले राज्य देखेंगे, तो केरल का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, 1084, और यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है। फिर इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात रहा है 879, फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश वाला तो यूपी वाले एग्जाम में कई बार पूछा गया ये। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो अधिक शिशु लिंगानुपात है, और यहाँ पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश अच्छा इसमें नहीं है, ठीक। शिशु लिंगानुपात में सबसे अच्छा जो है स्थान केरल का ना होके अरुणाचल प्रदेश का रहा, फिर मेघालय रहा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और केरल रहा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में रहा, फिर पंजाब में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में रहा 834। फिर इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले सबसे जो बड़े राज्य हैं, तो उसमें मतलब केरल रहा, मिजोरम रहा, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। 94% केरल में यहाँ पे है। फिर न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है? फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले, तो ऑब्वियस सी बात है केरल में साक्षरता टोटल ज़्यादा है, तो लगभग वही सेम यहाँ पे देखेंगे। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हाँ, ठीक है, सेम वही सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है? पुरुष साक्षरता का।
और न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड, इसमें थोड़ा-सा इक्वेशन चेंज हो गया है। सबसे महिला साक्षरता में सबसे अधिक क्या है? केरल है। फिर इसके बाद देखेंगे मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूनतम में देखेंगे तो बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश है। ठीक है? फिर इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज ज़्यादा है, असम में, बिहार में और उड़ीसा में। ठीक है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य तो 62% गोवा जो है, फिर मिजोरम है, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र है। फिर यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा अब तक हम परसेंटेज देख रहे थे, अब नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान है। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, और फिर उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम और मेघालय है। फिर इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सॉरी अनुसूचित जाति, एससी जो पॉपुलेशन है, तो इसमें कहाँ पे है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है 31.9%, हिमाचल है, फिर पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। ये जनसंख्या यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत की बात किया है। फिर अ, अनुसूचित जनसंख्या की सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य, अगर काउंटिंग की बात की जाए, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज में जो है पंजाब ज़्यादा है, लेकिन काउंटिंग में, संख्या में यूपी ज़्यादा है। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। 4,13,57,608 जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एससी पॉपुलेशन है। नोट में क्या लिखा है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे में कोई जो है अनुसूचित जाति एससी जो पॉपुलेशन निवास नहीं करती है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो स्टेट है, तो इसमें देखेंगे तो एसटी जो पॉपुलेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में 6ठे स्थान पर है। ठीक है? फिर इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ मिजोरम आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ परसेंटेज देखेंगे तो मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी पॉपुलेशन निवास नहीं करती है। ठीक है? तो ये रहा आपका जो है जनगणना 2011 के डेटा। ठीक है? अभी जस्ट थोड़ी देर में ही माइग्रेशन रिपोर्ट और अर्बन जो प्लानिंग रिपोर्ट है, फैमिली प्लानिंग जो सॉरी अर्बन प्लानिंग और फर्टिलिटी रिपोर्ट है, ठीक है? वो दोनों भी अभी थोड़ी देर में जो है क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है? रिकॉर्ड करेंगे पहले, उसके बाद फिर उसके बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।